जी नमस्कार, मैं राम मुरारी। बात बे बात के मीडिया क्लासेज में आपका स्वागत है। मीडिया क्लासेज का पिछला एपिसोड जनसंचार, जनमाध्यम और पत्रकारिता पर केंद्रित था। इस एपिसोड का विषय भी यही है, यानी जनसंचार, जनमाध्यम और पत्रकारिता। दरअसल यह एपिसोड पिछले एपिसोड का ही विस्तार है। पिछले एपिसोड में हमने संचार के बारे में बात की थी, क्योंकि जनसंचार संचार का ही एक पार्ट है और जनसंचार को बेहतर ढंग से समझने के लिए संचार के बारे में जानना जरूरी है। जनसंचार के अलावा संचार के बाकी तीनों रूपों यानी अंतःवैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार और समूह संचार के बारे में हम पिछले एपिसोड में चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा हो तो उसे जरूर देख लीजिए, ताकि जनसंचार के बारे में अच्छे से जान सके। तो आइए अब हम जनसंचार को जानने समझने की कोशिश करते हैं। पिछले एपिसोड में जनसंचार के बारे में मैंने बताया था कि जनसंचार यानी मास कम्युनिकेशन संचार का चौथा और आखिरी रूप है। जनसंचार यानी जनता से संचार, जनता से संवाद, जनता तक कोई सूचना, कोई बात पहुंचाना, कोई संदेश देना। देखा जाए तो समूह संचार, खासकर बड़े समूह के संचार में भी यही होता है, लेकिन जनसंचार समूह संचार से इस मायने में अलग है कि यह संचार किसी तकनीकी माध्यम के जरिए होता है। कहें तो किसी तकनीकी माध्यम के जरिए असीमित और अनगिनत लोगों तक कोई सूचना या संदेश पहुंचाना, उसे संप्रेषित करना ही जनसंचार है। जनसंचार की एक खासियत यह भी है कि इसमें संचारक और प्रापक यानी सेंडर और रिसीवर आमतौर पर आमने सामने नहीं होते, और यह भी जरूरी नहीं है कि सारे रिसीवर एक जगह मौजूद हों। हालांकि कुछ मामलों में, खासकर पारंपरिक माध्यमों के जरिए जनसंचार की प्रक्रिया संपन्न करने में ऐसा होना अनिवार्य नहीं है। आगे जब पारंपरिक माध्यमों की चर्चा होगी तो आप इसे और आसानी से समझ जाएंगे। एक तथ्य और है जो जनसंचार को संचार के बाकी रूपों से अलग और महत्वपूर्ण बनाता है, वो ये कि इसमें संचार के बाकी तीनों प्रकार भी समाहित रहते हैं और जनसंचार की प्रक्रिया को संपूर्ण बनाने में सहयोग देते हैं। मसलन अगर कोई मैसेज जनता तक पहुंचाना है तो उस मैसेज की अवधारणा, उसकी रूपरेखा सबसे पहले संचारक के दिमाग में आती है और वह उस पर विचार करने लगता है। यह विचार अंतःवैयक्तिक संचार यानी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की श्रेणी में आता है। फिर वह अपने इस विचार को किसी से शेयर करेगा, उससे फीडबैक लेगा। यह अंतर्वैयक्तिक संचार मतलब इंटर कम्युनिकेशन कहलाएगा। इसके बाद यह मैसेज, यह विचार टीम के सामने रखा जाएगा, जो उसकी टीम होगी उसके सामने रखा जाएगा और तय किया जाएगा कि इस मैसेज को कैसे संप्रेषित करना है ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी हो सके। यह प्रक्रिया ग्रुप कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगी। इस तरह से संचार के बाकी के इन तीनों प्रकारों से गुजरकर वह संदेश या मैसेज तैयार होगा, जिसे किसी तकनीकी माध्यम के जरिए मास लेवल पर प्रेषित किया जाएगा और यह जनसंचार होगा और तब जाकर यह जनसंचार कहलाएगा। ध्यान रखिए, जनसंचार की सारी प्रक्रिया उसी तरह से होगी जैसे संचार की प्रक्रिया होती है, यानी जनसंचार की प्रक्रिया भी संचार के 5 मुख्य तत्वों सेंडर, मैसेज, माध्यम, रिसीवर और फीडबैक के जरिए ही संपूर्ण होगी। अगर जनसंचार के अस्तित्व में आने के कारणों की पड़ताल करें तो कहा जा सकता है कि किसी संस्था, संगठन या सरकार द्वारा अपनी बात को कम समय में बहुत लोगों या आम जनता तक पहुंचाने के क्रम में ही जनसंचार अस्तित्व में आया, जो आगे चलकर परिष्कृत और विस्तारित होते हुए जनसरोकारों से भी जुड़ गया। अब तक की चर्चा से उम्मीद है कि आप जनसंचार को समझ गए होंगे कि जनसंचार क्या है, जनसंचार किसे कहते हैं।
मोटे तौर पर जो संचार का सामान्य और प्रचलित अर्थ है, व्यापक जनभागीदारी के साथ जनसंचार का भी वही मतलब है। आइए अब जनसंचार से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य, उसकी खासियत, उसके उद्देश्य और महत्व आदि के बारे में जानते हैं। इससे जनसंचार को और भी हम स्पष्ट रूप से जान जाएंगे। जनसंचार से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या जनसंचार की सबसे बड़ी विशेषता वही है जो संचार की है, यानी सूचना देना। पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कहा था कि जनसंचार को जानने के लिए संचार को जानना जरूरी है। इसे मैं फिर दोहरा रहा हूं। आप संचार को अच्छे से समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर संचार का अर्थ आपके सामने पूरी तरह स्पष्ट है तो मान लीजिए कि जनसंचार को भी आप मोटे तौर पर जान चुके हैं, और जो जानना बाकी है उसे भी आसानी से समझ जाएंगे। तो सूचना देना ही जनसंचार की भी सबसे बड़ी विशेषता है, लेकिन यह सूचना मास लेवल पर एक बड़े जनसमूह तक प्रेषित होती है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि अनगिनत लोगों तक किसी सूचना या मैसेज को पहुंचाना ही जनसंचार की सबसे बड़ी विशेषता है। यह जनसंचार का सबसे बड़ा कार्य भी है। जनसंचार की विशेषता यह भी है कि इसमें कम समय और अपेक्षाकृत कम खर्च में संदेश व्यापक जनसमूह तक भेजा जा सकता है। संचार के अन्य प्रकारों में यह संभव नहीं है। और जनसंचार की इन्हीं खासियतों से जुड़ा एक तथ्य यह भी है कि इसमें रिसीवर यानी सूचना पाने वाले की ठोस जानकारी नहीं मिलती, और न ही ये कोई जरूरी है कि मैसेज टारगेटेड लोगों तक ही पहुंचे। जनसंचार में सेंडर जो मैसेज भेजेगा वह किसी को भी मिल सकता है और कितनों को भी मिल सकता है। इस तरह से देखें तो संचारक एक जगह से अपने मैसेज के जरिए अनगिनत लोगों से संबंध स्थापित करता है, उनसे संपर्क बनाता है। यह जनसंचार की बड़ी विशेषता है। जनसंचार की यह खासियत उसे काफी शक्तिशाली और प्रभावकारी बनाती है। संचारक जनसंचार का उपयोग कर एक बड़ी आबादी को प्रभावित कर सकता है। जनसंचार की एक विशेषता यह भी है कि इसमें गेटकीपर कई होते हैं, जिनसे गुजरकर ही कोई मैसेज रिसीवर तक पहुंचता है। यानी कि स्रोत या सेंडर से कोई मैसेज जब जनरेट होता है तो वह सीधे सीधे रिसीवर को डिलीवर नहीं हो जाता, बल्कि बीच रास्ते उससे द्वारपालों यानी गेटकीपर्स द्वारा रोक लिया जाता है और फिर उसे दुरुस्त कर रिसीवर तक पहुंचाया जाता है, ताकि जिस उद्देश्य के साथ मैसेज को भेजा जा रहा है वह प्रभावी हो सके। चूंकि जनसंचार में प्राप्तकर्ता या रिसीवर बहुतायत की संख्या में आम जनता होती है, ऐसे में मैसेज में थोड़ी सी भी कमी या गलत जानकारी मैसेज को प्रभावहीन या मैसेज के मूल निहितार्थ से इतर दूसरे ढंग से उसे प्रभावकारी बना सकती है। इसीलिए जनसंचार में गेटकीपर्स की भूमिका काफी महत्वपूर्ण, जिम्मेदारी भरी और संवेदनशील मानी गई है। पत्रकारिता में ये गेटकीपर्स संपादकीय टीम होती है। जनसंचार अप्रत्यक्ष संचार की श्रेणी में आता है और यह इसकी एक और विशेषता है। पिछले एपिसोड में और इस एपिसोड में भी पीछे मैंने आपको बताया है कि जनसंचार में सेंडर और रिसीवर आमने सामने नहीं होते। जनसंचार के अलावा ऐसा और किसी संचार के रूप के साथ नहीं होता। जनसंचार में सेंडर के बारे में पता होता है, लेकिन रिसीवर कौन है और कितने लोग हैं इसकी कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती। रिसीवर टारगेटेड हो तब भी इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि मैसेज किसी और तक नहीं पहुंचेगा। इनके अलावा भी जनसंचार की और कई खासियतें हैं जो जनसंचार के विभिन्न रूपों और माध्यमों के आधार पर तय होती हैं। यहां आप एक बात और याद रखिएगा
इसे जनसंचार की विशेषताओं का मूल आधार भी समझ सकते हैं कि कम खर्च और कम समय में व्यापक तौर पर आम जनता से संपर्क बनाने और उन्हें सूचना देने के लिए ही संचार के सबसे प्रभावी स्वरूप जनसंचार की शुरुआत हुई। बात अगर जनसंचार के अंतर्गत आने वाले विषय की करें तो मुख्यतः इसके 3 विषय हैं: जनता को सूचना देना, जनता के बीच प्रचार करना और जनता से संबंध बनाना। और इन्हीं 3 विषयों के आधार पर जनसंचार को 3 श्रेणियों या क्षेत्रों में बांटा गया है: पत्रकारिता, विज्ञापन और जनसंपर्क। जनसंचार के यही 3 क्षेत्र या श्रेणियां हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कारगर तथा महत्वपूर्ण पत्रकारिता है और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी भी इसी के कंधों पर रहती है, क्योंकि पत्रकारिता की जवाबदेही रिसीवर यानी जनता के प्रति होती है। पत्रकारिता की इसी जवाबदेही और जिम्मेदारी के चलते कभी तंज कसते हुए इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा गया, जो आगे चलकर पत्रकारिता का विशेषण बन गया। पत्रकारिता के लिए एक सम्मानजनक उपाधि हो गई। हालांकि इस दौर में पत्रकारिता और अधिकतर पत्रकार जिस तरह अपने सरोकार और मकसद से भटके हुए दिखाई देते हैं, पत्रकारिता के लिए चौथे स्तंभ की उपाधि सचमुच व्यंग्य ही लगती है। बहरहाल जनसंचार के मुख्य यही 3 क्षेत्र हैं। इन्हें आप जनसंचार के 3 प्रकार या भेद भी कह सकते हैं। पत्रकारिता के बारे में पिछले एपिसोड्स में मैं काफ़ी कुछ बता चुका हूँ। किसी घटना या सूचना की जनरुचि और जनहित के आधार पर खबरीय प्रस्तुति ही पत्रकारिता है। पत्रकारिता में समाचार, आर्टिकल, फीचर, रिपोर्टिंग, इंटरव्यू आदि शामिल रहते हैं। प्रचार या विज्ञापन जनसंचार का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कीमत अदा करके यानी पैसे खर्च करके किसी उत्पाद, कोई सेवा, किसी योजना आदि के बारे में जनमाध्यमों के जरिए लोगों तक पहुंचाना ही विज्ञापन है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जनमाध्यमों के जरिए किसी चीज का सशुल्क प्रचार करना विज्ञापन कहलाता है। अखबारों, टीवी आदि में जो ऐड आते हैं वे एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन ही कहे जाते हैं। जनसंपर्क जनसंचार का तीसरा क्षेत्र है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, जनता से संपर्क साधना या संपर्क बनाना ही जनसंपर्क है। किसी संस्था या संस्थान, व्यक्ति, कोई दल या संगठन की जनता के बीच छवि गढ़ने और बनाने के लिए जनता से संपर्क बनाना, आम लोगों तक पहुंचना और उन्हें कन्विंस यानी राजी करना ही जनसंपर्क है। हालांकि जनसंपर्क की यह सामान्य परिभाषा ही है। विशेष अर्थ में जनसंपर्क का दायरा काफ़ी व्यापक है और कार्य भी। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के जरिए जनसंपर्क के कार्यों और उद्देश्यों को अंजाम दिया जाता है। मोटे तौर पर देखा जाए तो जनसंपर्क और विज्ञापन एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में अंतर भी बहुत है। आगे कभी जनसंपर्क और विज्ञापन पर अलग से बात होगी तो इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। अभी के लिए बस इतना समझ लें कि विज्ञापन स्वतंत्र होते हुए भी जनसंपर्क के अंतर्गत आता है और जनसंपर्क को प्रभावी बनाने के लिए विज्ञापनों का भी उपयोग किया जाता है। दोनों में जो बुनियादी अंतर है वह ये है कि विज्ञापन जहां एक पक्षीय है, वहीं जनसंपर्क द्विपक्षीय संप्रेषण है। यही नहीं, विज्ञापन में लोगों को आकर्षित करने के लिए बढ़ा चढ़ाकर और कभी कभी झूठ का सहारा लेकर भी प्रचार किया जाता है, जबकि जनसंपर्क में काफ़ी हद तक सच्चाई के करीब रहना पड़ता है। हालांकि जिस तरह से आजकल प्रोपेगेंडा न्यूज हावी है, उसमें सच और झूठ का फासला मिट सा गया है। अब तो विभिन्न जनमाध्यमों के जरिए छवि बनाने और गढ़ने के लिए विज्ञापन और जनसंपर्क के तरीकों का ही नहीं, पत्रकारिता का भी खूब इस्तेमाल हो रहा है। अब आप यह तो जान गए कि जनसंचार के 3 मुख्य क्षेत्र या प्रकार हैं: पत्रकारिता, विज्ञापन और जनसंपर्क।
पत्रकारिता की विशेषता यह है कि यह रिसीवर या प्राप्तकर्ता यानी अपने पाठक, दर्शक या श्रोता के प्रति जिम्मेदार और उनके सरोकार और रुचि से जुड़ी होती है, जबकि जनसंचार के बाकी दो क्षेत्र विज्ञापन और जनसंपर्क मुख्यतः सेंडर यानी स्रोत के प्रति जिम्मेदार होते हैं और उन्हीं के प्रति जवाबदेह भी। जनसंचार के इन तीनों क्षेत्रों या विभागों के आधार पर जनसंचार के कुछ प्रमुख कार्य और उद्देश्य भी हैं तथा इस कार्य और उद्देश्य में ही जनसंचार का महत्व भी अंतर्निहित है। वैसे तो संचार के जानकारों और विद्वानों ने जनसंचार के कई कार्य तथा उद्देश्य बताए हैं, लेकिन मैं यहाँ कुछ चुनिंदा कार्यों या कार्यों की प्रकृति का ही जिक्र करूँगा, क्योंकि विद्वानों द्वारा बताए गए तमाम कार्य इन्हीं के अंतर्गत आएंगे। बात अगर जनसंचार के नेचर ऑफ वर्क यानी कार्य की प्रकृति की करूं तो सूचना, शिक्षा, मनोरंजन और प्रचार इसका नेचर ऑफ वर्क है। और इस आधार पर बात अगर इसके कुछ मुख्य चुनिंदा कार्यों की करें तो सूचना, समाचार देना, शिक्षित और जागरूक करना, मनोरंजन करना, सरकार और जनता के बीच संवाद का माध्यम बनना, छवि और एजेंडा निर्माण करना, आपदाओं और खतरों से आगाह करना तथा उनकी जानकारी देना, राष्ट्र निर्माण में योगदान देना तथा देश को प्रगति की ओर ले जाना, समाज को बेहतर बनाना, अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ चेतना जगाना, विचार विमर्श का मंच उपलब्ध कराना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने में सहयोग देना, सरकार की नीतियों और योजनाओं को जनता तक पहुंचाना तथा जनता के मुद्दों और समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करना। इन सब के अलावा और भी कई तरह के कार्य जनसंचार के अंतर्गत आते हैं और इन कार्यों में ही जनसंचार का उद्देश्य भी है और महत्व भी। इनसे अलग या उल्टा करना जनसंचार के उद्देश्य से भटकना है। मसलन जनसंचार का कार्य जनता तक सूचना पहुंचाना है, लेकिन कोई इसकी आड़ में गलत तथ्य और खबर जनता को दे तो यह जनसंचार के उद्देश्य से भटकाव है। और जनसंचार का महत्व भी इसी में है कि वह लोगों तक सही सूचना पहुंचाए, न कि भ्रामक और गलत खबर या गलत सूचना देकर जनता को बरगलाए, उन्हें भ्रमित करे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात जनसंचार माध्यमों की करते हैं। जनसंचार के यह माध्यम ही जन माध्यम या मास मीडिया कहे जाते हैं। जनसंचार को प्रभावी और कारगर बनाने में इन जनमाध्यमों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जनता में इनकी व्यापक पहुंच के चलते ही जनसंचार बहुत प्रभावशाली हो जाता है। इस लिहाज से देखें तो जनसंचार के लाभ बहुत हैं, लेकिन अगर सावधानी न रखी जाए या जानबूझकर गलत तथ्य संप्रेषित किया जाए तो नुकसान भी कम नहीं है। कहें तो जनमाध्यम वह दोधारी तलवार है जो एक तरफ जनता को शिक्षित और जागरूक कर एक बेहतर समाज और बेहतर देश के निर्माण में योगदान कर सकता है, तो दूसरी तरफ वह चाहे तो जनता को किसी खास एजेंडे के तहत भड़का भी सकता है, उन्हें आपस में लड़ा भी सकता है और जन आस्था और जन भावना का दोहन कर उन्हें पाखंड और अंधविश्वास की गहरी खाई में धकेल सकता है। बहरहाल इन जनमाध्यमों के कई प्रकार हैं, जिन्हें मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, पारंपरिक और आधुनिक। पारंपरिक जनमाध्यमों में लोकगीत, नाटक, नौटंकी समेत मुख्यतः वे लोक कलाएं आती हैं जो मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा और सूचना देने का भी काम करती हैं। इनके अलावा डुगडुगी बजाकर कोई संदेश देना, शिलालेख, मेले, कठपुतली नृत्य आदि भी पारंपरिक माध्यमों में ही शामिल हैं। हालांकि मेरी समझ से इन्हें जनसंचार माध्यम की जगह सिर्फ संचार माध्यम कहना ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि जनसंचार की जो प्रकृति है वह आधुनिक जनसंचार माध्यमों के ज़्यादा करीब है। पारंपरिक माध्यमों के अलावा जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में प्रिंट यानी पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, फिल्म, इंटरनेट, डिजिटल मीडिया आदि हैं। ये सभी माध्यम
अलग से चर्चा की डिमांड करते हैं। पत्रकारिता के विभिन्न रूपों और प्रकारों के चर्चा के दौरान इन पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। यहाँ मैं जनसंचार माध्यमों में एक और माध्यम को जोड़ना चाहूँगा जो सबसे आधुनिक है और बहुत हद तक अभी आम लोगों के लिए अनजान भी। मीडिया संस्थानों के सिलेबस में भी अभी इसे कोई खास जगह नहीं मिली है, लेकिन दुनिया भर के विद्वान इस पर नज़र गड़ाए हुए हैं। हालांकि संचार के माध्यम के तौर पर इसे स्वीकार किया जाएगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आने वाले दिनों में मीडिया और तकनीक के क्षेत्र में इसकी दखलंदाजी और प्रभाव निश्चित ही बहुत बढ़ने वाला है। यह माध्यम है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव कैसा होगा, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसके फायदे से ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट की चर्चा ज़्यादा है। यहाँ तक कि मानव सभ्यता के लिए भी इसे खतरा बताया जा रहा है। हम लोग आगे किसी एपिसोड में पत्रकारिता और जनसंचार के संदर्भ में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, अलग से इस पर एपिसोड कोई रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मीडिया क्लासेज के अगले एपिसोड में किसी नए चैप्टर के साथ। यह एपिसोड कैसा लगा, इस एपिसोड पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।